समर एक बहुत ही गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम आरोही और उसकी छोटी बेटी का नाम मुन्नी था। समर बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता था। वह और उसकी पत्नी दोनों सारा दिन खेत में लगे रहते थे। माँ, अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या मैं पिताजी को खाना खाने के लिए बुला लाऊं? हाँ हाँ, जाओ बेटा। मैं तो उन्हें कब से बुला रही हूँ, लेकिन वह है कि मेरी कुछ सुनते ही नहीं है। फिर मुन्नी समर को बुलाने के लिए चली गई। पिताजी, आप जल्दी से खाना खाने चलो। आप कब से काम कर रहे हो? मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर समर अपने बेटी मुन्नी के साथ अपनी पत्नी के पास चला गया और उसकी पत्नी ने सबके लिए खाना परोसा और वह सब खाना खाने लगे। ऊपर वाले से इस बार यही दुआ है कि ठीक से बारिश हो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। पिछले साल ठीक से बारिश ना होने के कारण अपनी मेहनत बर्बाद हो गई थी। बस ऊपर वाला इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हो। इस बार समर ने आरोही के सारे गहने बेचकर खेत के लिए बीज और खाद खरीदे थे। समर बहुत ही मेहनत से अपने खेत में अपने बीज बो रहा था। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। कुछ महीने बाद उसके खेत में फसल उग जाती है, लेकिन पकने से पहले ही बारिश न होने की वजह से उसकी फसल सूख जाती है। यह देखकर समर बहुत दुखी होता है और अपने घर चला जाता है। आप उदास मत हो, आप एक बार फिर से कोशिश करो। क्या पता इस बार बारिश हो जाए और अपनी फसल अच्छी हो जाए। इस बार तो तुम्हारे गहने बेचकर बीज और खाद ले आया था, लेकिन अब मैं कहां से लेकर आऊं? पैसे बीज और खाद खरीदने के लिए तुम ही बताओ। आप अपने गांव के सेठ किशोरी लाल से कुछ पैसे उधार ले लो। अब अपने पास केवल एक ही चारा है, क्योंकि हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते। मेरा उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वह बहुत ही बदमाश आदमी है। एक बार जो उससे पैसे ले लिए तो उसका ब्याज कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। पता नहीं वह किस हिसाब से हिसाब चलाता है। देख लीजिए, हमारे पास इसके अलावा कोई और उपाय भी तो नहीं है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है, लेकिन समर को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पैसों का इंतजाम कैसे करे। सेठ किशोरी लाल से पैसे तो तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन गांव के कई लोग उसके जाल में फंस चुके हैं, और जो भी उसके जाल में फंसा है उसने अपनी पूरी जमीन तक गंवा दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां से लेकर आऊं पैसे। अगर पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ तो खेती कैसे करूंगा? समर को इस तरह सोचते सोचते ही सुबह हो जाती है। समर बेचारे ने ना जाते हुए भी सेठ किशोरी लाल के यहाँ पैसे लेने के लिए चला जाता है। अरे आओ आओ भाई, बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी नए बीज और खाद लाने के लिए। अरे, तो इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है? हम तो बैठे ही पैसे देने के लिए हैं। हम तो जरूरतमंद लोगों की सेवा ही करते हैं। पता है समर, ये जीना भी क्या जीना है। अगर आप किसी की मदद ना करो तो मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझ जैसे इंसान को ऊपर वाले ने तुम लोगों की सेवा करने के लिए चुना है। समर को किशोरी लाल की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस समय चुपचाप खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मदद वही कर सकता है। अरे समर, क्या सोच रहे हो? बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें अभी देता हूँ। मालिक, अभी तो मुझे 10,000 की जरूरत है। अरे तुम 10,000 लो या 20,000 लो या 1,00,000 लो, लेकिन तुम्हें पता है ना, ब्याज तो पूरे 30% से कम नहीं लगेगा। श्याम मजबूर था, इसलिए उसने सेठ से पैसे लिए और वहां से चला गया। यह चालाक आदमी 30% पर ब्याज ले रहा है और ऊपर से बोल रहा है कि समाज सेवा कर रहा हूँ। लेकिन दुख तो इसी बात का है कि ऊपर वाला भी ऐसे लोगों की ही मदद करते हैं। हम जैसे लोग तो इधर उधर धक्के ही खाते हैं।
फिर समर बीज और खाद लेकर अपने घर चला जाता है और अगले दिन सुबह होने पर समर अपने खेत में बीज बो देता है और थोड़ी बारिश भी हो जाती है, जिससे समर की फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। देख रही हो आरोही, इस बार अपने खेत में कितनी अच्छी फसल हुई है और इतनी अच्छी फसल होना ही एक किसान की जीत होती है और यह सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मुझे हौसला नहीं देती तो आज अपने खेत में इतनी अच्छी फसल नहीं हो पाती और तुमने भी अपने खेत में बहुत मेहनत की है। अब अपने जल्दी ही अच्छे दिन आने वाले हैं। जी, यह तो बस ऊपर वाले की ही कृपा है कि इस बार अपनी फसल बहुत अच्छी हुई है। अब आप जल्दी से सेठ किशोरी लाल का कर्ज भी चुका देना। ये सब बातें करके दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर उसी दिन रात को बारिश शुरू हो जाती है। पूरी रात बहुत तेज बारिश होती है। सुबह होने पर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आरोही न जाने बारिश कब रुकेगी। पहले तो बारिश हो नहीं रही थी और अब हो रही है तो इतनी हो रही है कि कल रात से रुकने का नाम तक नहीं ले रही है। क्या पता हमारी फसल कैसी होगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, देखना जल्दी ही बारिश रुक जाएगी। फिर आप जाकर अपने खेत की फसल को देखना। आरोही यह बोलकर समर को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी पता है कि अब तक उसकी फसल खराब हो चुकी होगी। फिर ऐसे ही 5 दिन तक बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। 5 दिन बाद जब बारिश रुकती है तो समर सुबह जल्दी ही अपने खेतों की ओर अपनी फसल को देखने के लिए निकल जाता है। वहां जाकर अपनी फसल को बर्बाद देखकर रोने लगता है। ऊपर वाले, आप यह कैसा न्याय कर रहे हो। पहले तो एक बूंद बारिश नहीं हो रही थी और अब हुई तो 5 दिन बाद रुकी, जिससे हमारी सारी फसल खराब हो गई। अब मैं अपना कर्जा कैसे चुकाऊंगा। अगर सेठ किशोरी लाल को समय से पैसे नहीं दिया तो वह मेरा खेत भी हड़प लेगा। समर वहां से रोता हुआ अपने घर आ रहा था कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे गांव के अस्पताल में ले जाया जाता है। सुनिए जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए। आपका साथ होना भी मेरे लिए बहुत है। आप बस मेरा साथ मत छोड़ना। आरोही सेठ किशोरी लाल के यहाँ जाकर उससे पैसों की भीख मांगती है। आरोही, यह तो मैं भी जानता हूँ कि बारिश अपने हाथ की चीज नहीं है जिसे हम रोक सके, और इस बारिश से अपने पूरे गांव की फसल खराब हो चुकी है। लेकिन मैंने तो तुम्हें ब्याज पर पैसे दिए थे और उधारी तो ब्याज खाने के लिए ही दी जाती है। ना सेठ जी, मैं आपके पैसे चुका दूंगी, लेकिन अब आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। आपके अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें पैसे तो उधार नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास कुछ आलू पड़े हैं। तुम उन्हें बाजार में बेचा आओ। अगर तुमने उनको अच्छे दामों में बेच दिया तो मैं तुम्हें उस कीमत का कुछ हिस्सा दे दूंगा। आरोही के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वह इस बात के लिए मान जाती है। तो सेठ अपने आदमी के साथ आलू की बोरियां मीना के यहाँ भेज देता है। लेकिन आरोही जैसे ही आलू को देखती है तो वह हैरान हो जाती है। ये सारे आलू तो सड़े हुए हैं। ये आलू कौन बाजार में खरीदेगा? अरे आरोही, तुम्हारी समझ में इतना भी नहीं आया कि जब बारिश आने से हमारी फसल बर्बाद हुई है तो सेठ किशोरी लाल की फसल कैसे बच सकती है। सेठ बहुत चालू आदमी है। उसके सारे आलू खराब हो चुके थे, इसीलिए उसने यह सारे आलू तुम्हें दे दिए ताकि वह हमारे ऊपर और कर्जा चढ़ा सके। आरोही और समर ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां मुन्नी आ जाती है और इतने सारे आलू को देखकर कहती है, माँ, आप घर में इतने सारे आलू क्यों लेकर आए हो? क्या इतने सारे आलू से आलू के पराठे बनाने हैं क्या? मुन्नी की यह बातें सुनकर आरोही बहुत खुश हो जाती है। वाह मुन्नी, तुमने तो मेरी मुसीबत का हल मुझे दे दिया। मैं इन आलू को बाजार में ऐसे नहीं बेच सकती, लेकिन अब इनमें से अच्छे आलू अलग निकालकर उनसे आलू के पराठे बनाकर बाजार में बेच सकती हूँ।
फिर अगले ही दिन से आरोही बाजार में आलू के पराठे बनाकर बेचने लगती है। कुछ ही दिनों में उस गांव में आरोही के आलू के पराठे बहुत ही मशहूर हो जाते हैं। यह सब देखकर सेठ किशोरी लाल को बहुत जलन होती है। अरे, इस तरह तो यह आरोही मेरा सारा कर्जा चुका देगी। मुझे क्या पता था कि सड़े हुए आलू को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकती है, वरना मैं इसे यह आलू कभी नहीं देता। सेठ किशोरीलाल आरोही की इतनी बिक्री देखकर परेशान हो रहा था, तो वहीं आरोही के मन में भी अब लालच आने लगा था और अब आरोही सड़े और खराब आलू से भी पराठे बनाकर बेचने लगी थी। आरोही, यह क्या कर रही हो तुम? यह आलू तो पूरी तरह सड़ चुके हैं। अगर तुम इनसे आलू के पराठे बनाओगी तो सबको पता चल जाएगा और हमारी गांव में बहुत बेइज्जती होगी। इस समय मुझे अपने परिवार के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर हमें सेठ किशोरी लाल के कर्जे से बचना है तो हमें यह करना ही होगा। और मैंने इसमें मसाले ज्यादा डाले हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लोगों को सिर्फ गर्म मसाले की ही खुशबू आएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आरोही सेठ किशोरी लाल का सारा कर्ज चुका देती है। अभी तुम्हें मुझे 1000 रुपए और देने होंगे। किस बात के सेठ जी? मैंने तो आपका सारा कर्जा चुका दिया, तो मुझे आपको किस बात के 1000 रुपए देने होंगे? और अब तो मैंने अपने खेत में आलू के फसल भी उगाना चालू कर दिया, तो मैं अब अपने खेत के आलू से ही पराठे बनाकर बेचूंगी। अगर तुमने मुझे हर महीने 1000 रुपए नहीं दिए तो मैं गांव के सभी लोगों को बता दूंगा कि तुम सड़े हुए आलू से पराठे बनाकर बेचती हो। सेठ जी, अगर आपने ऐसा करने की सोची भी तो याद रखना, वह सड़े हुए आलू आपने ही मुझे दिए थे। पूरे गांव को यह बात बता दूंगी मैं। आरोही की यह बातें सुनकर सेठ किशोरीलाल चुप हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों में समर भी बिल्कुल ठीक हो चुका था और उन्होंने अपने खेत में पानी की समस्या से बचने के लिए कुआं भी खुदवा लिया था। और अब वह दोनों पति पत्नी अपने खेत में आलू की फसल उगाया करते थे। समर आलू को बाजार में बेचा करता था और जैसे ही आलू खराब होने लगते तो आरोही उनसे आलू के पराठे बनाकर बेचा करती थी। कुछ दिनों बाद सेठ किशोरी लाल गांव के कुछ लोगों को बहला फुसलाकर समर के यहाँ लेकर जाता है। गांव वालों, अब तुम सब इस आरोही के घर की तलाशी लो और देखो कि सड़े हुए आलू से पराठे बनाकर बेचती है। ये बात सुनकर आरोही घबरा जाती है। अरे अरे, आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं? ऐसे कैसे तलाशी ना ले? हम आलू के पराठे बेचकर इतनी तरक्की कर रही हो, जरा हम भी तो देखें तुम किस तरह के आलू इस्तेमाल कर रही हो। तुमने देखते ही देखते अपने खेत में कुआं खुदवा लिया, अपने बच्चे को शहर पढ़ने के लिए भी भेज दिया और तुमने मेरा सारा कर्जा भी चुका दिया। फिर गांव का एक आदमी आरोही के घर की तलाशी लेता है तो उसे अच्छे आलू ही मिलते हैं। अरे सेठ जी, आप बेकार में ही गांव की औरत को परेशान कर रहे हो। आरोही बेचारी तो कितने ताजा और साफ आलू ही इस्तेमाल कर रही है आलू के पराठे बनाने में। सेठ जी, आप तो फालतू ही बेचारी को बदनाम कर रहे हो। गांव के आदमी को अपना पक्ष लेते देख आरोही कहती है, गांव वालों, आप सबको तो पता ही है यह सेठ किशोरीलाल कैसा है। यह चाहता था कि मैं इसका कर्जा ना चुका पाऊं और यह मेरी जमीन हड़पना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने इसका सारा कर्ज चुका दिया, इसलिए यह ऐसा कर रहा है। अरे, हम गरीबों को परेशान करना ही तो इन अमीर लोगों का शौक है। चलो भाई लोगों, यह सेठ किशोरीलाल तो हमारा समय खराब कर रहा है। यह कहकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तुम तो सच में खराब आलू से ही आलू के पराठे बनाती थी ना? तो फिर हमारे घर में ताजा आलू कहाँ से आए? मुझे पता था सेठ किशोरीलाल कुछ न कुछ जरूर ऐसा करेगा, इसलिए मैंने पहले ही सड़े हुए आलू छिपा दिए थे। देखो, अब हमारी बेटी शहर में पढ़ रही है और सेठ किशोरीलाल का कर्जा भी हमने चुका दिया है और अब हम दोनों अच्छे से कमा भी रहे हैं।
और हमने अपने खेत में पानी की समस्या से बचने के लिए कुआं भी खुदवा लिया है। इसलिए अब तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इसलिए तो मैंने अपने घर से सारे आलू छिपा दिए थे, वरना पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाती और हमें गांव से निकाल दिया जाता, तो हम फिर से रोड पर आ जाते। मैंने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, अपने हालातों की वजह से किया, लेकिन जब अब हालात सुधर चुके हैं, तो अब मुझे भी अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। आज के बाद मैं अब हमेशा अच्छे आलू का इस्तेमाल करूंगी और खराब आलू का राज हमारे बीच ही रह जाएगा। उस दिन के बाद से ही आरोही खराब आलू से पराठे बनाना बंद कर देती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये देखने को मिला कि एक किसान का जीवन हमेशा मुसीबत से भरा हुआ रहता है, और हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के चलते हमारे पास जो कुछ भी होता है हम उसे भी गवा देते हैं।